गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा इन सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है, और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं। सच पूछे तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती हैं, बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती हैं, उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटि की हैं, जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती है, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। जो हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। कुछ लोग यह कहते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हों, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती है। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। उसको तो सभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सकें जिन लोगों के लिए बनाई गई हों। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती हैं, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं, और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए, तो उन सबके लिए ये सब बातें यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव्य का हित करे, न कि उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए, और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा न हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तित्व लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज की हानि पहुंचती हो, तो उसे रोकना पड़ता है। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान की एशिया की घटनाओं तथा अफ़गानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है। अफ़गानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिनकी परिणति शीत युद्ध की समाप्ति से हुई, तथा जिसमें जर्मनी का एकीकरण तथा सोवियत संघ का विघटन शामिल है। संक्षेप में शीत युद्ध का और इस तनाव का
एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। एशिया के सभी देश यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का झगड़ा तथा भारत व चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलैंड और फिलीपींस के साथ अमेरिका के खेमे में चला गया था। जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में सामीप्य स्थापित कर रहा था। इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है, क्योंकि एशिया के देश अलग अलग खेमों में बंट गए थे। 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया, जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर्भाव हुआ। इससे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए। इन देशों में सांस्कृतिक एकरूपता की वजह से भी एक नए गुट ने जन्म लिया, लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया को पहचान या एकता बनाने में सहायता मिली है या उससे धक्का लगा है, क्योंकि इन देशों ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमिपुत्र नीति को जन्म दिया। भारत भी एक आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है। भारत की पहल से दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना सन 1985 में की गई, जिसके फलस्वरूप पड़ोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरण तैयार हुआ। इस प्रयास सने उपयोगी रूप लेता जा रहा है, जो एशिया की पहचान बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। व्यापार, निवेश, तकनीकी ज्ञान, संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गांव के विचार को भी पैदा किया। बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार एवं विज्ञान की आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए विचारों को जन्म दिया। अंग्रेजी भाषा, हॉलीवुड, कंप्यूटर्स और उपभोक्ता संस्कृति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिससे देशों में फासले कम हुए, संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित हुई। हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम न हों, ऐसा भी आशंका की जाती है। उदाहरणतः, जापान दूसरे महायुद्ध तक अपनी संस्कृति और सभ्यता व संयुक्त परिवार जैसी आधारभूत सामाजिक मान्यताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था, बल्कि उससे चिपटा हुआ था। लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके। विराम।